प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक नई किताब आई है और ये नई किताब लिखी है बर्जिस देसाई जी ने, जो कि फिलहाल हमारे साथ हैं। अ, पेशे से वकील, कई सारी बड़ी लॉ फर्म में आपने काम किया। पत्रकार भी रहे अपने शुरुआती दिनों में। और जो प्रधानमंत्री मोदी की इनिशियल करियर में, खासतौर पे जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उनकी आलोचना करने वाला जो बड़ा वर्ग था वह ऑक्सब्रिज था। लेकिन देसाई साहब खुद जो है कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, लेकिन जो है उन्होंने जो ये किताब लिखी है, यह किताब जो है नरेंद्र मोदी को एक अलग पेडेस्टल पे लेके जाती है। वो ये बताती है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को उसी तरीके से देखा जा सकता है 21वीं सदी में, जैसे कि 20वीं सदी में गांधी को देखा गया। और जब वो ये कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं, और क्या ये किताब महज मोदी की जीवनी है, जो कि उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, या फिर उससे काफी अलग हटकर है। देसाई साहब, इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। और चूंकि आपका ताल्लुकात गुजरात से है, मूलतः आप नवसारी से हैं, और जो देश का जो सबसे पुराना, एक तरह से कह सकते हैं, अखबारों में से एक, बॉम्बे समाचार, जो कि मुंबई समाचार के तौर पे जाना जाता है, उसके लिए आपने काम भी किया। फिर आपकी एजुकेशन रही मुंबई से लेकर और कैम्ब्रिज तक, और आपने कई सारी किताबें लिखी। आपकी पिछली कई सारी किताबें पारसी कम्युनिटी को लेकर है, लेकिन ये किताब जो है आपकी नरेंद्र मोदी को लेकर है। तो सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। आपने जो ये किताब लिखने का फैसला किया, उसके पीछे की आपकी सोच क्या थी? जैसे आपने बताया कि ये जीवन कथनी नहीं है प्रधानमंत्री की, ना है वो राजनीति के बारे में या उनके वर्तमान जो राजकीय प्रतिस्पर्धी है उनके बारे में, उनका नाम सुद्धा किताब में नहीं है। इस किताब के पीछे मुख्य प्रयोजन दो थे। एक तो कि मोदी जी का जो जीवन कार्य रहा है, जो उन्होंने जीवन कार्य किया है, उसको हम, उसकी विशालता को, उसकी व्यापकता को अब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और मेरा ये मानना है कि 50 साल के बाद जब इतिहास कुछ निष्पक्ष रूप से मोदी जी के कार्यकाल का मूल्यांकन करेगा, तब वो ये निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मोदी जी एक साधारण राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन एक युग पुरुष थे, जो कहीं एक सदी में ऐसे आते हैं। और उनकी तुलना गांधी जी से की जाएगी। जैसे गांधी जी ने भारतीयों को विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी, वैसे ही मोदी जी ने भारतीयों को विश्वास दिलाया है कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में, एक महाशक्ति राष्ट्र के रूप में अवश्य वो बनेगा। और इस सेल्फ बिलीफ के लिए, जो ये विश्वास संपादन कर किया है भारतीयों ने, उसके लिए मोदी जी एक युग पुरुष माने जाएंगे। और उनकी तुलना, उनका कार्य की महत्ता गांधी जी जितनी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो एक आप प्रयोजन ये। कह रहे हैं कि युग पुरुष माने जाएंगे वो जब इतिहास निष्पक्ष ढंग से लिखा जाएगा, आज से 50 साल बाद, जब भी ये होगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके थोड़े समय बाद ही 2001 में उन्होंने अक्टूबर में गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप संभाली, और फरवरी के महीने में साबरमती एक्सप्रेस आगजनी हुई, जिसको कि गोधरा कांड के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद से पोस्ट गोधरा राइट्स हुए, और उसको लेकर जो है वहां से जो नरेंद्र मोदी की क्रिटिसिज्म का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो लगातार जारी रहा। और आपने जिस इलीट की चर्चा की है अपनी इस किताब में, कि उसने जो है कभी मोदी के साथ न्याय किया ही नहीं, तो ये जो है आपको क्यों लगता है, जो आपने इस बुक पे जब काम किया, क्यों जो इलीट है, खासतौर पर अगर मैं मुंबई की बात कहूं, यहाँ तक कि आपकी कम्युनिटी की बात करूं, आपकी कम्युनिटी से मुझे याद है अनु आगा ने, उन्होंने काफी जो है एग्रेसिवली क्रिटिसाइज किया था 2002 के बाद। यही नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत सारे लोग थे। इवन आपकी लीगल फ्रेटर्निटी की मैं बात करूं, आप वकील छोड़ दीजिए, मुझे याद है कि एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, हालांकि उनके ये जजमेंट का पार्ट नहीं था, कि जब रोम जल रहा था
और नीरो बांसुरी बजा रहा था, इस तरह की लाइन ने यूज की थी, और एक तरह से उनका इशारा जो है नरेंद्र मोदी की तरफ था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस तरह का जो है डिस्टॉर्शन जो नरेंद्र मोदी को लेकर रहा, खासतौर पर इंटेलिजेंसिया में, इवन लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, इसका कारण क्या लगता है आपको? तो ये किताब लिखने का मुख्य प्रयोजन यही है कि ये जो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल एलिट कहो, या कई मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले हमारे इतिहासकार हैं, और फॉरेन मीडिया, इन्होंने इन्हें जो मोदी जी जैसे भूमिपुत्र की तरफ, और सिर्फ मोदी जी नहीं, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, अन्य ऐसे कई पुत्रों की प्रति जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, और मोदी जी के लिए वे प्रेजुडिस चरम सीमा पर पहुंचता है, क्योंकि उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी नेता, जिसने मोदी जी के खिलाफ और कुछ तो वो कह नहीं सकते, उनकी प्रामाणिकता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी गहराई में विषयों को प्राप्त करने की शक्ति, वो तो सब है। तो ये सिर्फ उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी नेता नहीं चाहिए, और ऐसा भूमिपुत्र जो गुजरात से आया हुआ कोई संघ का प्रचारक हो, जिन्हें किंग्स इंग्लिश या अंग्रेजी पूरी तरह से माहिर न हो। तो ऐसे लोगों की तरफ ये जो एलर्जी है, जिससे मैंने एलिट्स एलर्जी कहा है, ये एलर्जी उनकी ये मानसिक भूमिका का भाग है। और कुछ भी करे मोदी जी, कुछ भी सीमा के ऊपर देश को लेके जावे, लेकिन ये पूर्वाग्रह कायम रहेगा। अभी एक हफ्ते पहले मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि कोविड के दरमियान जब दिल्ली में कुछ चर्चा हो रही थी, तो कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको मानना पड़ा कि हाँ, अगर मोदी जी की तरह जगह पर कोई और प्रधानमंत्री होता तो कुछ ना कुछ हो जाता था कोविड में। इट वॉज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस विच नोबडी कुड हैव हैंडल। और ये बोलने के बाद वो बोले, लेकिन ये प्रचारक, चाय वाला धंधा करने वाला आदमी भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? तो ये जो कट्टरवाद है, जो ये अलग तरह का कट्टरवाद है, जो खुन्नस है, जो पूर्वाग्रह है, वो उनके नस नस में, रग रग में है, वो कभी जाएगा नहीं। तो आप इसे जाता हुआ नहीं देख रहे हैं कि मतलब ये पूर्वाग्रह कभी जाएगा, या फिर आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें कई लोग हाँ, तो पहले तो वो सोचते थे 2013 में जब भाजपा ने घोषणा की मोदी जी की पीएम कैंडिडेट के रूप में, तभी उनको लगा कि नहीं, शायद मोदी जी तो प्रधानमंत्री तो नहीं होंगे। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन जैसे चुनाव में गर्मी आई और सबको लगा कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तो कहीं उन्होंने बताया कि हम लोग भारत छोड़ के चले जाएंगे। कोई चला गया नहीं। और फिर उसके बाद 2019 में उनको लगा कि शायद एक टर्म की प्राइम मिनिस्टरशिप थी, अभी 2019 में वापस वो सत्ता में नहीं आएंगे। और जब वो और बहुमत से आए, तब ये जो उनकी एलर्जी है वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में परिवर्तित हुई। लेकिन अब भी ये एलर्जी है, ये पूर्वाग्रह है, और ये पूर्वाग्रह जाने वाला नहीं है। और सब, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, जो हम्बल रूट से आए हैं, जिन्हें अंग्रेजी के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, जो हिंदू राष्ट्रवादी नेता है, और खास करके बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हिंदुत्व की बात करने वाले या हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति इन लोगों को एक घृणा है, तीव्र द्वेष है। प्रेजुडिस भी नहीं, तीव्र द्वेष है। और वो उसके सामने ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, लाइक जैसे आपने बताया कि साबरमती की जो ट्रेन जलाने की पूरी विगतें थी, वो 2023 में पब्लिश हुई एक हिस्ट्री बुक में, जो एक प्रख्यात हिस्ट्री बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी, जो रामचंद्र गुहा नाम के एक इतिहासकार ने लिखी है। तो 2023 में प्रगट हुई इस किताब में एक शब्द भी नहीं है कि कई जांच आयोग ने
एसआईटी ने, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कितने साल के मुकदमे सुनने के बाद जो कहा कि उसमें कोई तथ्य नहीं है कि गुजरात सरकार कोई रूप से इसमें दोषित नहीं थी, उसका एक वाक्य भी वो किताब में नहीं है। लेकिन जो दंगल हुए थे उनकी विस्तृत कहानियां है। ट्रेन कैसे जलाई गई, बोलो ट्रेन तो जलाई ही नहीं गई। गैस सिलेंडर का गैस सिलेंडर में एक्सप्लोजन हुआ और गैस सिलेंडर की वजह से पूरा कंपार्टमेंट जल गया और 60 लोग बाहर नहीं आ सके। ऐसी वाहियात बातें बताई जाती हैं और उसका खंडन करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने इस विश्लेषण द्वारा सिद्ध किया है कि ये सब जांच आयोग का, अगर आप रिपोर्ट्स गौर से देखेंगे या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स देखेंगे, और जो कुछ हुआ 10-15 चीजें ऐसी है जो मैंने किताब में लिखी है। ये गोधरा जो साबरमती ट्रेन के बाद जो हुआ, वो सिद्ध करती है कि ये एक पूर्व योजित षड्यंत्र था। उसमें कोई, इट्स वाज अ क्लिनिकली प्लान्ड टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी, और जिसमें पाकिस्तान के आईएसआई का पूरा सिग्नेचर था। वो जो एक बड़े केपीएस गिल नाम के एक बड़े विख्यात पुलिस अफसर थे, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्र परीक्षण के बाद यही वो निष्कर्ष पे आए कि ये पूरा आईएसआई स्पॉन्सर्ड अटैक था। और जैसे आपको मालूम है कि गोधरा गुजरात का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी टाउन है, तो उसको ही सिलेक्ट किया गया, वही स्टेशन को सिलेक्ट किया गया, और ये पूरा षड्यंत्र था। लेकिन ये इसकी कोई एक चर्चा, एक वाक्य, एक शब्द आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये बताएं कि जो इतना बायस्ड एटीट्यूड रहा एलीट का या जो हिस्टोरियंस हैं, और आपने ये भी कहा कि खासतौर पर जब अयोध्या का मूवमेंट शुरू हुआ और वहां से एक जो है हिंदुत्व मूवमेंट जिसे कहा गया और जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी उन तमाम लीडर्स या यहाँ तक कि संघ के प्रचारकों की हुई जो कि उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, और जाहिर है चूंकि नरेंद्र मोदी भी उसका हिस्सा रहे हैं, इसलिए वहां से जो है एक बायस शुरू हुआ। और 2002 में गोधरा कांड के बाद से, पोस्ट गोधरा जो राइट्स हुए उसके बाद से एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया यह बायस, जिसमें कि लगातार नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई ये कहते हुए कि बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, बड़े कट्टर हिंदू हैं, और इसकी वजह से माइनॉरिटीज जो हैं, और जब हम इंडिया के संदर्भ में कहते हैं तो माइनॉरिटी से अक्सर अर्थ मुस्लिम कम्युनिटी से लगाया जाता है, जो कि वैसे इस देश की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अगर रियल माइनॉरिटी कोई है तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पारसी कम्युनिटी है जिसकी आबादी लाख से भी कम है इस देश के अंदर। तो वो जो है कि यह बड़े मुस्लिम विरोधी हैं, और इसलिए जो है यह भारत को सहेज कर चलने के काबिल नहीं है, इनके हाथ में लीडरशिप जो है नहीं दी जा सकती। ये एक बायस रहा, बावजूद इसके देश के मेजोरिटी ने जो है उनको मैसिव मैंडेट दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दिया, और वो जो है पिछले एक तरह से कह सकते हैं 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली, तब से वो लगातार पॉपुलरिटी जो है वो गेन करते जा रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि यह जो इस तरह का जो एक नैरेटिव है कि यह मुस्लिम विरोधी है, यह माइनॉरिटी विरोधी है, क्योंकि आप जो है न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने खुद पारसी कम्युनिटी को लेकर कई सारी किताबें भी लिखी हैं। क्या नरेंद्र मोदी के आउटलुक में कहीं से भी उनकी पर्सनालिटी में एंटी माइनॉरिटिज्म आपको दिखाई देता है? मोदी जी का जो कार्य रहा है, अगर वो कार्य को कोई निष्पक्ष रूप से देखे तो वो कभी, जब कल्याण की चीजें आती है, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के बेनिफिट्स आते हैं, जो मैंने जैसे किताब में लिखा है कि सरहानपुर में जो सलमा को वेलफेयर बेनिफिट मिलता है, वही बेनिफिट उसकी पड़ोसी राधा को भी मिलता है। वो अब माइनॉरिटीज भी ये समझ चुकी है कि जो भारत का जो कल्याणकारी राज्य है, जो वेलफेयर स्टेट है, वो धर्म निरपेक्ष है, इट इज रिलीजन न्यूट्रल। और मोदी जी ने कभी भी वो जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, वो ये नहीं समझ सकते हैं कि राष्ट्रवादी होना हिंदुत्व में धर्म की रूप से नहीं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हिंदुत्व में मानना, सभ्यता के रूप में हिंदुत्व को मानना, और राष्ट्रवादी होना और
कौमवादी होना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मोदी जी राष्ट्रवादी जरूर है, उन्होंने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कौमवादी कहा जा सके। और जैसे आपने बताया कि हमारी जो कौम है वो तो एक अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक है, अभी 80,000 बाकी है पूरे विश्व में। लेकिन हम भी आए थे नंगे भूखे, और गुजरात ने हमें आश्रय दिया, और वहां से जो कार्य किया इतने कम लोगों ने, और फिर जो सेक्युलर चैरिटीज की, तो ये सब इतनी प्रगति किसने करने दी? हिंदुओं ने करने दी। तो और अगर हिंदू इतनी छोटी सी अल्पजीवी कौम को इतना प्रगति करने में कोई अवरोध नहीं खड़े करते हैं, तो उससे आगे क्या चाहिए कि भारत कैसे, हम आप कह सकते हो कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, आपने कहा कि जो खासतौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स जो कर रहे हैं वो जल्दी दूर नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो सो वाइडर अगर पर्सपेक्टिव में देखें, आप अपनी किताब में आपने कई जगह जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी ने जो सो एक तरह से जो सो नेशनल कॉन्शियसनेस को इग्नाइट किया, जो राष्ट्रीय जागरण जो है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसको इग्नाइट किया है। और वो जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको अचीव करने की दिशा में बहुत मजबूती से जा रहे हैं। यह जो है इसका काम एक तरह से कह सकते हैं कि जब वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर संभाली थी 2001 के अक्टूबर महीने में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर को, और वहां से उनकी जर्नी, एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी शुरू हुई, जो उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट का एक गुजरात मॉडल इनिशिएट किया, और जिसके तहत ये जो कई सारी जो मेजर अचीवमेंट्स हुई, उनमें से एक था कि 24 घंटे पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड इवन जो है सो गांव में मौजूद हो। आपने अपनी किताब में बड़ी इंटरेस्टिंग जिक्र किया है, वडनगर का भी जिक्र किया है कि जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था उस समय भी वडनगर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बल्कि घर में दिया जलाया जाता था रोशनी के लिए। या उन्होंने जब वडनगर पहली बार छोड़ा तब भी बिजली नहीं आई थी उस वक्त तक। और वहां से ये है कि न सिर्फ गुजरात को उन्होंने बतौर सीएम जो है जब इलेक्ट्रीफाई किया, जो ज्योतिग्राम प्रोजेक्ट है उसमें हर गांव में हर घर को 24 घंटे की पावर इंश्योर की, बल्कि एज प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने पूरे देश में जो है इस चीज को आगे बढ़ाया है। तो ये जो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, मुझे लगता है एलपीजी का भी हम लोग जिक्र कर लें, उज्ज्वला स्कीम, जो कि आपने वडनगर का किस्सा बयान किया कि किस तरीके से वहां पर खाना बनाने के लिए लकड़ी यूज की जाती थी। खुद मोदी जी ने भी अपने कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि किस तरीके से उनकी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगते थे, इतना धुआं जो है निकलता था। तो एक जो होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें कि आप ट्राइबल्स के लिए, आप जो समाज में जो सबसे निचले पायदान पे है, दलित कम्युनिटी है, जो अन्य पिछड़ा है, उन सब के लिए जो करते हुए, और जो देश को इकोनॉमिक एक तरह से कह सकते हैं सुपर पावर बनाना, जिसमें कि आप ऑलरेडी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो अगर ये अचीव कर पाए इतने सारे अपोजिशन के बावजूद, इंटेलेक्चुअल जो एक तरह से हॉस्टिलिटी रही उनके सामने उसके बावजूद, तो ये कैसे संभव हो पाया? बहुत सोचने लायक प्रश्न है ब्रिजेश जी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे इनके पहले के प्रधानमंत्री को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या संयोगवश प्रधानमंत्री कहा गया था, वैसे मोदी जी को मैंने किताब में प्री डेस्टिन प्राइम मिनिस्टर कहा है, यानी नियति के द्वारा निर्धारित किया हुआ प्रधानमंत्री। और मुझे मेरा मानना है कि जो उनका पूरी जो उनकी जीवन कहानी रही है, जो जो उन्होंने स्ट्रगल की है, और जो उन्होंने ये 24 साल जो उन्होंने निर्वाचित पद संभाला, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री, वो 25 साल में 24 साल में उन्होंने जो कार्य किया है, वो कोई भी साधारण मनुष्य के लिए ये कार्य करना मुश्किल दिखता है। जो एक ऐसा जो आदमी जिसे कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग कभी मिली नहीं है, वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, क्वांटम कंप्यूटिंग का हो, सेमीकंडक्टर्स का हो, फाइटर जेट के इंजन्स का हो, मिलिट्री स्ट्रेटेजी का हो, जो विगत से, जो गहराई से वो हर एक आतंकी ठिकाने की डिटेल्स, विस्तृत विगत जानते हैं, वो कैसे कोई एक मनुष्य के लिए करना
और 24 साल 25 साल तक करना, हर रोज करना, न परिवार न मित्र न छुट्टियां, उसे जब हम कहते हैं कि ये कोई दिव्य शक्ति के सिवाय नहीं होगा, तो लोग हंसते हैं और उसकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये मोदी जी के जीवन के पीछे जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, मैं मानता हूं कि एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन अवश्य है, जो भारत को ये जो महाशक्ति राष्ट्र की तरफ ले जा रहा है, एक आदमी के लिए करना बिल्कुल असंभव है। और आने वाले जो प्रधानमंत्री होंगे, वो उनका सबका मापदंड मोदी जी के मापदंड के ऊपर किया जाएगा, और उनको सबको वो स्तर के ऊपर लाना मेरे हिसाब से तो असंभव दिख रहा है ये। और मुझे कहना पड़ता है कि ये मानवीय नहीं दिख रहा है, ये कुछ दिव्य शक्ति का संचार है उनमें। आपने कहा कि कुछ दिव्य शक्ति का संचार है मोदी जी में, वो खुद काफी स्पिरिचुअल भी हैं, और स्पिरिचुअलिटी की जो टेंडेंसीज हैं बचपन से उनमें आनी शुरू हो गई थी। हालांकि आपने कहा है कि आपकी किताब ये टिपिकल बायोग्राफी नहीं है, लेकिन आपने अपनी रिसर्च में कई सारे ऐसे फैक्ट्स को लेकर आप आए हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा नोन नहीं रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने बहुत कम उम्र में जो आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर दिया था, या फिर साधुओं की सेवा में, सन्यासियों की सेवा में जिस तरीके से उन्होंने समय बिताना शुरू किया था, ये सब चीज तो नोन है। लेकिन उसके आगे, जैसे कि मान लीजिए जब उन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़कर निकले, खासतौर पर जो है एक उनका जो स्पिरिचुअल परसूट था, उसके लिए आध्यात्मिक यात्रा जिसको हम लोग कहते हैं, और उसमें जो है देश भर में जब वो चक्कर लगा रहे थे, आपने जिक्र किया है कि पीताम्बरा पीठ भी जो है उनका जाना हुआ था उसी दौरान, और इस तरह की जानकारियां पहले कभी नहीं रही हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप इस तरह की नायाब जानकारी कहां से निकाल के लेके आए, क्योंकि जो है ये किसी भी आदमी की जो इवोल्यूशन है उसको दर्शाने का ये बड़ा बढ़िया जरिया है कि वो इनिशियल पीरियड में कैसा था। और इस तरह के जो टिटबिट्स जो आपकी किताब में आए हैं, क्या मोदी जी से भी आपने कुछ गुफ्तगू की उस दौरान, ये सब चीजें सामने आई क्या? क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं गया है पहले। तो ये कई विगतें गुजराती किताबों में, हिंदी किताबों में, पुरानी किताबों में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो समय की किताबों में से, और कई इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए हैं। और उनकी पहले भी कुछ बायोग्राफीज थी, जैसे एंड्रू मॉर्टन द्वारा की गई थी। तो वहाँ ये विगतें कहीं ना कहीं उनके कई प्रवचनों में मिलती है। अभी आपने दातिया की बात की, जो पीताम्बरी माँ का जो मंदिर है बगलामुखी, तो ये विगत मुझे ऐसे मिली कि मैं खुद 2 बार गया हूँ वहाँ। और ओके। वहाँ के जो मुख्य पुजारी है, जी, जो वहाँ करीब करीब 50 साल से है, तो उन्होंने मुझे पूरा इतिहास बनाया। भारत का हर प्रधानमंत्री वो मंदिर में गया है, दातिया में, जो ग्वालियर के बाजू में है। तो उन्होंने बताया कि मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब नहीं, लेकिन जब वो अ, प्रचारक थे, और उसके पहले भी आ चुके थे, और प्रचारक समय में भी वो आए थे। तो और ये इसकी कॉन्फर्मेशन मुझे दूसरे कई सोर्स से मिली है। तो ऐसे सब एकत्रित करके, कहाँ से निकाल के ये पूरी उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी की डिटेल्स, प्रधानमंत्री कोई कोई अपनी आध्यात्मिक साधना की डिटेल्स बात करना नहीं चाहता है। जैसे मैंने किताब में लिखा है कि कोई भी सच्चा साधक अपनी आध्यात्मिक जीवन की अंगत बातें पब्लिश करना पसंद नहीं करता, और प्रधानमंत्री भी नहीं करते। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है, और जो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो वैसे जो सोमनाथ में उन्होंने कार्य किया है, जो सोमनाथ के जो ट्रस्टीज है उनसे बात करके वगैरह, ये सब जगह के ऊपर मैंने खुद देख कर ये सब कुछ विगतें दी है, जो शायद कोई एक जगह पे एक साथ नहीं मिलेगी। चूंकि मैं खुद काफी समय से ट्रैक कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2001 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन के गए, चूंकि दिल्ली में थे, वहां से गांधीनगर आए और मुख्यमंत्री बने, तब से
अब तक उनकी एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला, चूंकि उस समय मैं अहमदाबाद में था। और उसके पहले ही जब मैं 99 में गया था अहमदाबाद, तो अगर किसी एक पॉलिटिकल कैरेक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो इनकी चर्चा होती थी, तो मेरी भी क्यूरियोसिटी रही। लेकिन जो मैंने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसे टिटबिट्स अपनी इस किताब में डाले हैं जो कि आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं एक जगह पे नहीं मिलते। तो आपकी पहली मुलाकात जो है मोदी जी से कब हुई थी, या आमना सामना कब हुआ था? अगर उससे रिलेटेड आपकी फर्स्ट इंप्रेशन को शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि अब तो आपने पूरी ये किताब ही लिख डाली है। सितंबर 2007 में चाइना में एक समर डावोस की कॉन्फ्रेंस हुई थी पहली बार। वहाँ गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्टॉल लगाया था और मैं कोई एक कॉरपोरेट कोई कंपनी के एक डेलीगेट के रूप में वहाँ था। तो एक दिन शाम को मोदी जी अकेले खड़े थे और गुजरात गवर्नमेंट के जो सचिव थे, सेक्रेटरीज थे, वो अब तक आए नहीं थे। तो उन्होंने मेरे साथ 5 मिनट बात की। तो ऐसे मेरी नेम प्लेट देखी, खाली उसके ऊपर लिखा था देसाई। उस पे बोले, वो आप पारसी हो, नवसारी के हो? और फिर नवसारी की बातें करने लगे और पारसी कौम के बारे में बात करने लगे और उनका ज्ञान अद्भुत था। फिर वो समय पर मुझे ऐसे स्फुरना हुई कि मैं उन्हें कहूं कि सर, आप एक दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर अवश्य होंगे। लेकिन मुझे कुछ झिझक हुई, मैं बोल नहीं पाया। और उन्होंने मुझे उनका विजिटिंग कार्ड दिया जिस पर लिखा था गुजरात सीईओ, एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ चाइनीज में, बिकॉज कॉन्फ्रेंस चाइना में थी। और फिर सब लोग आ गए और मैं वहाँ से चला गया। फिर वो उस समय से जब भी मैं गुजरात के, जैसे आपने बताया, वही मैं गुजराती जर्नलिस्ट था, तो उनको ट्रैक कर रहा था। उन्होंने जो गुजरात में नव निर्माण का पूरा जो कार्य किया, पूरा स्टेट को वर्ल्ड बैंक मॉडल स्टेट बनाया। लेकिन इसके बाद, ये प्रसंग के बाद, मुझे विश्वास था कि वो अवश्य एक दिन प्रधानमंत्री होंगे। और 2013 में, 2012 में मैं कई मित्रों को कह रहा था कि भाजपा के मित्रों को भी, कि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, इतना सरल नहीं है पीएम कैंडिडेट होना, लेकिन नियति जो नक्की करती है वो होता है। जी, तो मैं बस एक आखिरी सवाल मैं वही आपसे चेक करना चाह रहा था, वो ये कि मोदी जी से जो आपकी पहली मुलाकात, जो आप बता रहे थे कि चाइना में जो हुई थी, और उस मुलाकात में आपने कहा था कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और आपका वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। वो प्रधानमंत्री बन भी गए 2014 में, और हम लोग जब ये बात कर रहे हैं 2025 के नवंबर महीने में, एक बहुत ही सक्सेसफुल उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो है न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, बल्कि जो बड़ी ग्लोबल पर्सनालिटी जो कहते हैं, जिनको कि चारों तरफ लोग सुनते हैं, उनकी अपनी जो स्टैंडिंग जो है इंटरनेशनल फोरा पे काफी बड़ी है। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि 2047 के लिए जो मोदी जी ने जो सपना देखा है, उस डायरेक्शन में आप जो इंडिया की जो जर्नी है, उसको कितना मजबूती से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? और क्या प्रधानमंत्री का वो सपना जो है 2047 के पहले पूरा हो जाएगा, या 2047 के बाद तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा? क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को पूरा विश्वास है कि 2047 की जो जर्नी है, जब भारत शायद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकता है। कई तो कह रहे हैं कि इवन लार्जेस्ट हो सकता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट होने की संभावना अवश्य है। अभी 2047 के शायद 2047 का 2050 और 2052 ऐसा हो सकता है। लेकिन जो दिशा में प्रगति हो रही है, उसको निसंदेह है कि अगर अलग अलग पैरामीटर को आप देखेंगे, तो हर एक पैरामीटर पे, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स, बड़ी विस्तृत प्रगति हो चुकी है अभी। और मोदी जी ने जो पूरी सोचने की रीत सिखाई है, जो जो जैसे जो पूरी गवर्नमेंट की सोचने की रीत में परिवर्तन आ चुका है, और वो परिवर्तन हर हमेश रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
तो 2047 इज ए वेरी वेरी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी। वो वास्तव में वो, मुझे कोई शंका नहीं है कि वो अवश्य होगा। 5 साल 4 साल ये तरफ वो तरफ। थैंक यू देसाई साहब, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आपने अपनी इस किताब में जो तमाम चीजें जो लिखी हैं बहुत विस्तार से, मोदी मिशन के तौर पे जो किताब का टाइटल है, और इस मोदी के मिशन की कामयाबी को आप जो सो देख रहे हैं कि जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है मोदी मिशन के तहत, जो कि आपने इसमें डाला भी है काफी डिटेल में कि किस तरीके से उस पर आगे बढ़ रहे हैं और कैसे अचीव हो सकता है, और किस तरीके से भारत के कलेक्टिव कॉन्शसनेस को, यानी जो ये राष्ट्रीय जागरण का वो काम कर रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं, अनलाइक जैसा कि इंटेलेक्चुअल्स जो इस देश में जो खासतौर पे एलीट जो है वह पोर्ट्राई करने की कोशिश करता है, वह भारत को जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की राह पर है वो सारा का सारा एक्शन। आपकी इस किताब को लोग पढ़ें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के कई सारे फैसेट्स, उनकी लाइफ जर्नी के ऐसे हिस्से जिसमें कि उन्होंने देश के पुनर्निर्माण को कैसे आगे बढ़ाया है, उससे जानकारी लोगों को मिल पाएगी। और आपने बहुत ही ये प्यारी किताब लिखी है, वेल रिसर्च्ड बुक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी अगली किताब के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं, जिसका कि आपने इशारा किया है इस किताब के अंदर ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया थैंक यू। बात करके। थैंक यू। नमस्कार।